पुलिस मुसलमानों के घर में गोली चला रही है। ये अराजकता का माहौल है। मुझे दुख है, ये देश बुद्ध का है, कबीर का है, ये देश विवेकानंद का है, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है, ये देश गांधी का है। ये बहुत अत्याचार है, अन्याय है, और इन तानाशाहों को ये बताते हैं कि देश लोकतंत्र का है, संविधान का है, इनकी बापौती नहीं। मैंने स्वयं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। इससे 3 गुनी संपत्ति तिरुपति बालाजी के मंदिर के पास है। जब एक मंदिर 3 लाख करोड़ की संपत्ति रख सकता है, तो क्या 30 लाख मुसलमानों के पास दान की 1 लाख करोड़ संपत्ति रहने का अधिकार नहीं है? आज पूरे देश की बहुजन मीडिया को, हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने वाली मीडिया को मैं सूचित कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आगामी 1 दिसंबर को दिल्ली की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रामलीला ग्राउंड में SC ST OBC माइनॉरिटी, हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों के आह्वान पर डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में समान विचारधारा के तमाम संगठनों के सहयोग से, समान विचारधारा के तमाम लोगों के सहयोग से ये बहुत बड़ी रैली की जा रही है, और इस रैली में लाखों लोग आने की उम्मीद है। मैं भी देश भारत के सभी हक वंचित, असहाय, कमज़ोर, वंचित समाज के लोगों से, अम्बेडकरवादी, बौद्धों से, ईसाई, मुसलमान, सिख और बौद्धों से अपील करता हूँ कि मान सम्मान को बचाने के लिए इस रैली में आएँ और अपने हक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। क्या मांग रहेंगी बंते जी, इस रैली को आप कर रहे हैं तो क्या क्या मांगें सरकार से आपकी रहेंगी? सबसे बड़ी मांग तो ये है कि मैं इस समय आजकल ये जो चल रहा है कि सरकारें वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित करना चाहती हैं। मैंने स्वयं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। इससे 3 गुनी संपत्ति तिरुपति बालाजी के मंदिर के पास है। जब एक मंदिर 3 लाख करोड़ की संपत्ति रख सकता है, तो क्या 30 लाख मुसलमानों के पास दान की 1 लाख करोड़ संपत्ति रहने का अधिकार नहीं है? तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से और देश भारत के लोगों से कि ये हक वंचित, असहाय, कमज़ोर और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पर सभी OBC लोगों को, सभी आदिवासियों को, SC के लोगों को उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। मेन बात है। दूसरा, जाति जनगणना की बात हम लोग आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दोहराना चाहते हैं। तमाम जंगली जानवरों की जाति गणनाएँ हो गई। बिहार में मुख्यमंत्रियों ने मिलकर, नीतीश कुमार और तेजस्वी ने मिलकर के जाति जनगणना कराई, तो पता चला कि कौन कितना है और किसने किसका हक खाया है, कौन जाति किसका हक मार रही है, किसने किसका खून पिया है, ये पता चल जाए। इसलिए देश भारत के बुद्धिजीवी, विज्ञानवादी, तर्कवादी, सामाजिक, राजनीतिक, हम बौद्ध भिक्षु ये भारत सरकार से मांग करते हैं, और ये माहौल बनाने के लिए हम निवेदन करते हैं पढ़े लिखे लोगों से कि भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए। उसके पक्ष में ये रैली है। अर्थात जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, नौकरी उसकी चली जाती है, तो पेंशन के भरोसे रह जाता है। वैसे भी आजकल के बच्चे बड़े बूढ़े लोगों का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी तो बेचारा अपना जो वरिष्ठ जीवन, जो नागरिक का जीवन है, कैसे काटेगा? तो ये जो पेंशन ख़त्म की जा रही है, इसका मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। पेंशन मिलनी चाहिए। साथ ही साथ भारत के युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, ना कि जुमले दिए जाएं। और ये जो राष्ट्रीयकरण किया था पिछली सरकारों ने, ये सरकारें निजीकरण करके, राष्ट्रीयकरण को ध्वस्त करके बहुत सारी संपत्तियों को अपने खास दोस्तों को बेच रही हैं, नीलाम कर रही हैं। मैं इनका विरोध करता हूं, और इसलिए ये रैली बुलाई गई है ताकि हम पूरे देश को ये बात बता सकें कि भाजपा सरकार खास लोगों को, अपने मित्रों को भारत की संपत्ति, चाहे वो हवाई अड्डे हों, चाहे वो ट्रेन हो, इनको वो लुटा रहे हैं। और लगभग 25,000 से ज़्यादा
अरबों खरबों रुपया लेकर के गुजराती भाग गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस मुसलमानों के घर में गोली चला रही है। ये अराजकता का माहौल है। मुझे दुख है, ये देश बुद्ध का है, कबीर का है, ये देश विवेकानंद का है, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है, ये देश गांधी का है। ये बहुत अत्याचार है, अन्याय है, ये देश में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मेरे जैसे सन्यासी को, बौद्ध भिक्षु को मुखर होकर के देश के सामने आना पड़ा है। आपने अभी ओपीएस का मुद्दा उठाया, ओल्ड पेंशन जो का मुद्दा उठाया। सरकार उसमें बार बार नई स्कीम ला करके सब लोगों से बात कर रही है, जो आंदोलनकारी है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। तो क्या आपने जो ओल्ड पेंशन के मुद्दे को लेकर के संगठन चल रहे हैं, डीएन सिंह वगैरह जिनका ग्रुप है, उनसे आपको कोई बात हुई है? जितने भी हक वंचित, असहाय, कमज़ोर, आदिवासी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, इस देश के हालात बदलने के लिए, राजनीतिक हालात बदलने के लिए, व्यवस्थाएं बदलने के लिए जितने भी संघर्ष कर रहे हैं, लगभग समान विचारधारा के सभी लोगों से हमने वार्ता की है। किसान आंदोलन के लोगों से वार्ता की, जो लोग पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे वार्ता की, तमाम बेरोजगार फ्रंट हैं उनसे वार्ता की। सभी लोग इस रैली में आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लाखों लोग इस रैली में आएंगे और सरकार पर दबाव बनेगा, जाति जनगणना भी होगी और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जो नीलाम करने का इनका जो मंसूबा है, ये भी सरकार बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आपकी मांग है कि समान शिक्षा मुल्क में होनी चाहिए। ऐसे में जब सरकार सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर रही है, अभी 27,000 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कूल जो है वो ख़त्म कर दिया, ऐसे में समान शिक्षा का आपको लगता नहीं कि बड़ा कठिन काम है? किस प्रकार से आप सरकार पर दबाव बना पाएंगे? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, अमेरिका विकसित देश है। पूरा दुनिया अमेरिका से शिक्षा लेता है। जिस देश में समान शिक्षा है, बड़े अफसर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है और उसी स्कूल के चपरासी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, राष्ट्रपति भी बच्चा भी अपना उसी स्कूल में पढ़ाता है। ये व्यवस्था भारत में हो सकती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये व्यवस्था लागू की कि सबके लिए शिक्षा मुहैया कराई जाए, 1 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए। लेकिन बेईमान लोग, नमक हराम लोग, इस देश को लूटने वाले, इस देश को बर्बाद करने वाले लोग इस देश पर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कभी इसको ध्यान में नहीं दिया और दोहरी शिक्षा कर दी। अमीरों के अलग स्कूल हैं, गरीबों के स्कूल हैं, लिहाजा देश बर्बाद हो गया, 2 खाइयों में बट गया है। अमीर एक तरफ आगे बढ़ रहा है, गरीब और गरीब हुआ जा रहा है। ये देश की अखंडता के लिए, अखंडता के लिए, देश के मान सम्मान के लिए बहुत बुरा है। इसलिए मैं समान शिक्षा की मांग करता हूँ और देश भारत के हक वंचित, असहाय, कमजोर, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग आवाज बन करके खड़े हों। तो बाबा साहब का जो सपना था कि समान शिक्षा देश में लागू हो, इस रैली के माध्यम से आवाज बनेगी। बंते जी, मेरा एक सवाल था कि आप लोग जब जाति जनगणना की बात करते हैं तो एक वर्ग ऐसा उसका विरोध करके कह रहा है कि समाज में इससे बिखराव होगा, बंटवारा हो जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने सदियों से लूटा है, काटा है, तबाह किया है, दूसरे के हिस्से का खाना खाया है, उन लोगों के ज़रूर पेट में दर्द होगा। और जो लोग समानतावादी हैं, जिन लोगों के मन में समानता का भाव है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आखिर जब जानवरों की गणना होकर ये पता चल गया कि देश में तेंदुए कितने हैं, देश में हिरण कितने हैं, तो ये भी तो पता चल जाए कि एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी की और जनरल की संख्या कितनी है। मैं तो आज कहूँगा कि आधी आबादी का देश ओबीसी का है। ये मरे हुए लोग हैं, नालायक लोग हैं। अगर इन लोगों में थोड़ी सी जान होती तो अपनी कम से कम संख्या की जांच करवा लेते, जनगणना करा लेते, पूरी दुनिया में पता चल जाता कि ओबीसी इतना रहता है। बंते जी, आप कह रहे हैं कि ओबीसी मरे हुए लोग हैं, ये लोग हैं वगैरह। ओबीसी तो अपने आप को ओबीसी मान रहा है, ओबीसी के साथ दिक्कत है। उनमें से ओबीसी का जो एक तबका वो तो अपने आप को क्षत्रिय मान रहा है। नहीं, ये बात मुझे भी दुखदाई लगती है कि जिन्हें ब्राह्मण व्यवस्था में, चातुर्य बड़ व्यवस्था में ऊंचा स्थान मिला, अर्थात ऊंची जाति के बनाए गए, वो अगर जाति का गर्व करें तो एक बात लगती है। लेकिन जिन्हें चौथे पायदान पर, 5वें पायदान पर अछूत बनाया गया, शूद्र बनाया गया, वो भी ठाकुर बनकर और जाति का गौरव लेके घूम रहे हैं। ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के हत्यारे हैं। जातिवाद का चर्चा करना, अभ्यास करना, जातिवाद को बढ़ावा देना बुद्ध और अंबेडकर की हत्या के बराबर है। बहुजन समाज जब तक जातिवाद को लेकर के टहलता रहेगा, वो कभी शासक नहीं बन सकता और वो कभी ब्राह्मणों से नहीं लड़ सकता। बैलेट पेपर पर चुनाव हो, ये आपकी मांग है, तो लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही है। जब विपक्ष चुनाव हार जाता है तब वो मांग तेजी से हो जाती है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए,
और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए आजकल एलन मस्क का डंका बज रहा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया देख रही है। इतना बड़ा अन्वेषण करने वाला आदमी ईवीएम को गलत बता रहा है। अमेरिका जैसे लोग ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। जिन देशों ने ईवीएम बनाई उन्हें हम जापान कहते हैं, वो लोग ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। तो आखिर क्या मजबूरी है जब लोग संदेह की दृष्टि देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ईवीएम सही है, माना कि सही है, लेकिन जब बहुत बड़ी आबादी को, यहाँ 120 करोड़ की आबादी को संदेह है तो ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के शासकों की कि लोगों को संदेह न रहे, ईवीएम बंद कराई जाए, बैलेट पेपर से वोट डाले जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप जीत रहे होंगे तो जीत जाइएगा और जो हार रहे होंगे हार जाइएगा। बात संदेह की है, इसलिए मैं ईवीएम का विरोध करता हूँ। जिन लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, चाहे मायावती हैं, चाहे अखिलेश हैं, चाहे तेजस्वी हैं, चाहे अन्य राहुल गांधी हैं, उनके पूरे एजेंडे में कहीं ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर नहीं है। आप लोग सन्यासी लोग हैं, आपका काम है धम्म का प्रचार करना, आपका काम है जो बुद्ध का मिशन है धम्म है उसको आगे बढ़ाना। आप क्यों फालतू इसमें लफड़े में पड़ रहे हो? जब से संविधान लागू हुआ, जब से वोट डालने का अधिकार मिला भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी को, तो इनके कुछ नेता संविधान का लाभ लेकर MP MLA बनकर, मुख्यमंत्री बनकर अरबपति और खरबपति बन गए हैं। उन्होंने बहुत सारी संपत्ति को दबा के रखा हुआ है, इसलिए उनके अंदर डर भरा है कहीं ED की जांच लग जाएगी, CBI की जांच लग जाएगी। इसलिए SC OBC के नेता भी मौन हैं, डरे हुए हैं। अगर ये नेता डरे हुए नहीं होते तो किसी की दम नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद 85-90% समाज यहाँ हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों का रहता है भारत में। तानाशाह की दम नहीं थी, लेकिन SC OBC के नेता सब डरे हुए हैं। इनके मुंह में दही जमा हुआ है, ये अपने घर को और अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं। ये जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं और ये लोग कभी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नहीं लड़ सकते। आखिरी सवाल ले लेते बनते जी, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की मांग आप लोग कर रहे हैं, तो अभी भी 3 जज तो शेड्यूल कास्ट के हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो वर्गीकरण का जो फैसला आया उसमें जो गवई साहब जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तो खुद वर्गीकरण के समर्थन में फैसला दिया है। ऐसे में जो लोग सुप्रीम कोर्ट में चुन करके अगर चले भी गए न्यायपालिका में, तो आपको लगता है कि वो आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपके क्या नाम है इच्छानुसार जो फैसले वो सुनाएंगे? देखिए, देश अखंड भारत था। चतुर लोगों ने, नालायक लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने चातुर्य बड़ व्यवस्था बनाकर, मनु स्मृति की व्यवस्था बनाकर सबसे पहले वर्गीकरण लागू किया था। ये समाज में न कोई जाति थी, न कोई ऊंच नीच था, न छोटा था। इन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति बनाकर वर्गीकरण लागू किया। अब वर्गीकरण में वर्गीकरण ये लोग करना चाह रहे हैं। अच्छा बताइए, 4-5 हजार जातियों में देश को किसने बांटा? कौन इसका जिम्मेदार है? इस गुनाह का कौन जिम्मेदार है? अब ये जातियों में से जाति बांटकर, अर्थात SC ST OBC को संवैधानिक जो अधिकार मिल रहे हैं उनको भी छीनने का ये काम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं वर्गीकरण का भी विरोध करता हूँ। और अगर इनकी मंशा अच्छी है तो जाति जनगणना कराइए, जिसकी जितनी जाति हो उसको उतना हिस्सेदारी दे दी जाए, ज़मीन उसको उतनी दे दी जाए, नौकरियां उसको उतनी दे दी जाए और भारत की संपत्ति उनको उतनी दे दी जाए। हम तैयार हैं, हम समानता को पसंद करते हैं। और मैं आज निवेदन करते हैं आप सभी लोगों से कि दिल्ली में ऐतिहासिक रैली है 1 दिसंबर को। इस रैली में लाखों लोग आ रहे हैं। मेरी गुजरात बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, झारखंड में, बिहार में, देहरादून में। मैं खुद, मेरी टीमें 4 दिन से हम लोग दिल्ली NCR में लगे हैं। सब जगह से ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, पूरे समाज का है। याद रखना, अगर आज आप इसे जाति से देखोगे, व्यक्ति से देखोगे, तो एक दिन जब आप भी मारे जाओगे, काटे जाओगे, तो दूसरा व्यक्ति भी जाति से और व्यक्ति से देखेगा तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आइए हम सब लोग 1 दिसंबर को रामलीला मैदान भरते हैं और इन तानाशाहों को ये बताते हैं कि देश लोकतंत्र का है, संविधान का है, इनकी बापौती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।